साबिक सदर आसिफ अली जरदारी घोचकी में जलसे से खिताब कर रहे हैं। अहमद अली खान माहिर, सरदार खालिद लुन, सैयद खुर्शीद शाह, सैयद कायम अली शाह, मुराद अली शाह, आगा सिराज दुजानी, निसार खोड़ो, निसार शाह, नादिर बंक्सी, ब्या पार्टी जा चंगमुट्स जेके आइलन उनमें शर्जील मेमन साहब, ब्या दोस्त अस्सलाम वालेकुम जी भट्टा। दोस्तों, आज दिल तो करता है कि मैं सिंधी में बात करूं, मगर सराइकी में बात करूं। सवाल ये है कि ये देखने वाले, सुनने वाले और देखती हुई आंखें और सुनने वाले कान जो हैं वो आपकी और मेरी बोली नहीं समझते। तो जैसे मैं आपकी ज़ुबान में और अपनी ज़ुबान में शुरू होता हूं तो फिर वो कट कर देते हैं। तो मैं सोचता हूं कि आज आपके प्लेटफॉर्म से उनको मैसेज दूं, दोस्तों को मैसेज दूं, दुश्मनों को, मुखालफों को मैसेज दूं। भाई सवाल ये है कि हमने इमरान खान को इसलिए नहीं हटाया, हमने पुरानी हुकूमत के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें सिर्फ पावर की ज़रूरत थी। सवाल ये है कि हमें आवाम के हकूक़ की ज़रूरत है और हमें मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। इनसे तरक्की नहीं हो रही थी। इनको 8 साल से मैं देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। इनको ना काम करना आता है ना करवाना आता है। एक 18th अमेंडमेंट है, हमारे पास छोटी सी गुंजाइश है सिंधु में। तो हमने जो सिंध में पूरी 70 साल की ज़िंदगी में पाकिस्तान के एक पुल जतोइयों के पास बना हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 पुल बने हुए हैं। लोअर सिंध में सारा लोअर सिंध मैंने लाइनिंग करा दी है। अब बारी है अपर सिंध की, आपकी रोडी कनाल। इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाह तो अब इस बंदी में टॉप रोडी कनाल से हम शुरू होंगे और अपर सिंध में हम आपकी लाइनिंग कराते चलेंगे। ये आप लोगों का मुतालबा जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है। पानी बचेगा तो पानी मिलेगा। और मेरे दोस्तों, इस वक्त दुनिया में बहुत से मसले चल रहे हैं। पहली बात तो फ़लस्तीन की चल रही है। मैं पहला वो पॉलिटिशियन था जिसने फ़लस्तीन की बात की थी। आज भी मैं फ़लस्तीन की बात करता हूँ। फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, अफसोस कि उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे और उतना नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। अफसोस हमें है, दिल में दर्द है, मगर ये दिल के दर्द का काम नहीं है। हमें कुछ हाथ से भी मदद करनी चाहिए, हमें कुछ आगे चल के भी मदद करनी चाहिए। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा तो हम करेंगे। अब पहले भुट्टो साहब ने किया था, अब भी पीपल्स पार्टी आएगी तो इंशाल्लाह करेगी। हमने आपके लिए हमेशा इंसान की खिदमत का फैसला किया है। भुट्टो साहब की कब्र पे लिखा हुआ है कि हियर लाइज द सर्वेंट ऑफ द पीपल, कि यहाँ दफन है लोगों का नौकर। तो हमने हमेशा आवाम की नौकरी की है, गरीबों की नौकरी की है, और उसमें ही हमारी जन्नत है, उसमें ही हमारी दोज़ख है। हमारे ना सजदे काम आने ना रोज़े काम आने। अल्लाह कबूल करे तो ये गरीबों की खिदमत कबूल करे। और हमारी सोच में, हमारी सोच इतनी दूर है कि हर चीज़ हम कर सकते हैं। हम कम से कम समंदर से आपको 5-6 बिलियन डॉलर कमा के दे सकते हैं। समंदर साफ करके कराची का जो पानी आता है, पाकिस्तान का पूरा पानी आता है जो समंदर में जाता है, इसको रोक के इसको दोबारा यूटिलाइज करके, इसको दादू में दे के, इसको ठट्टे में दे के, इसको दूसरी जगह दे के, और इसमें से खाद भी बनानी है। खाद भी बहुत महंगी हो गई है। सिर्फ प्रैक्टिकल आदमी जिस तरह मैं सोचता हूँ, मैंने हर चीज़ प्रैक्टिकली सोच के पहले भी की है, आज भी की है। अगर हमने अपने प्रेसिडेंशियल पावर्स घटाए हैं और पार्लियामेंट को दिए हैं तो उसकी भी एक सोच है। कोई भी अगर मैं छोड़ देता पार्लियामेंट के पावर्स तो कोई भी आके वो पावर्स यूज़र्व करके दोबारा डिक्टेटर बन सकता था।
अब डिक्टेटर बनने के लिए उसको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, और मार्शल लॉ लगाना आज की सदी में इतना आसान नहीं है। इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके फ़ोन जो हैं वो दुनिया से चल रहे हैं, हर जगह से चल रहे हैं। इस वक्त बड़ी इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी आ गई है। अब वो उस किस्म का हाल करना इतना आसान नहीं होगा। और जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह, आए आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा, तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। और उनको हम किसी को मना नहीं करते, हम सबको कहते हैं कि अपनी सियासत आप करें, हमारी सियासत अपनी है, हमारी फ़िलॉसफी अपनी है, आपकी फ़िलॉसफी अपनी है। मैं अपने वर्करों के हाथे मजबूर हूँ कि मैं बाहर नहीं जा सकता, वर्करों के हाथे और किसी के हाथे, इसलिए कि वर्कर की आंख के आंख में डाल के मैं क्या बोलूँगा कल उसको। तो घोटकी वाले दोस्तों, भाइयों बहनों, सवाल ये है कि हमें अपनी गैरत पे, अपनी कब्र पे, अपनी पॉलिटिक्स पे उस तरफ चलना है। चाहे दुनिया की कोई भी पॉलिटिक्स हो, लोगों की अपनी पॉलिटिक्स हो, किसी की और पॉलिटिक्स हो, हमारी पॉलिटिक्स अवाम की पॉलिटिक्स है, हमारी पॉलिटिक्स शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिटिक्स है, हमारी पॉलिटिक्स शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिक्स है। हमने बीबी साहबा को दफन करके भी कहा कि पाकिस्तान खपे, इसलिए कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की क्या कीमत है, इस धरती की क्या कीमत है। हमें पता है कि उस तरफ बॉर्डर के उस तरफ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, हमें पता है कि दुनिया में गरीबों के साथ, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, लीबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ। हम जब हुकूमत में थे तो हमने एब्सटेन किया, हमने वोट नहीं दिया सीरिया के अटैक के लिए और लीबिया के अटैक के लिए, और सारे अटैक्स के लिए हमने अपोज किया। दोस्तों ने मुझे कहा कि आप हिस्ट्री के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। मैंने कहा मेरे साथ हिस्ट्री अफ़गानिस्तान में रहती है, 40 साल हमने उसकी कीमत भरी है, हमें पता है कि क्या कीमत है। अगर एक कौम आ जाती है इस तरफ, अब हमारे पास आए हुए हैं इतने अफ़गान भाई कि हम चाहते हैं वो वापस जाएं, मगर जाएं किस पे, वहाँ है क्या जो बेचारे जाएं। तो ये बड़े मसले हैं, ये होते हैं जब मुल्कों में सोच कम होती है, लीडरों में सोच कम होती है। तो हमने उससे आगे बढ़ के देखना है। हमने ये सोचना है कि ये जो बच्चे हैं मेरे, इनके बच्चों के बच्चों का क्या होगा, इनको सोचना है, इनके समझना है, इनकी सोचें समझनी है, और इनकी ज़रूरियात समझ के वक्त से पहले उसका इंतज़ाम करना है। मैं खुद हुकूमत में आके इंतज़ाम करूँगा तो काम नहीं चलेगा। मकसद ये है कि अभी भी इस दफ़ा भी जब हम हुकूमत पे थे तो मैंने बड़ी कोशिश की, पर दोस्तों ने मेरी बातें नहीं मानी और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। 5-10 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान इस वक्त इकनॉमिकली कमज़ोर हो रहा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर चूँकि बात मुझसे आती है, चूँकि बात हमारे तरफ से आती है, तो उनके दिल में ये सोच होती है कि शायद इनका कोई उसमें फ़ायदा है। हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, मुल्क का फ़ायदा है। हमने जब बात की है तो मुल्क के फ़ायदे के लिए बात की है। हमारी धरती से यारी है, जिस धरती से में हमने मरना है, जिस धरती से हम आए हैं, उससे यारी है और किसी चीज़ से यारी नहीं है। अपने मुल्क से, अपनी धरती से, इस पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान को बनाया सिंधने है, बचाना भी हमने है। इंशाल्लाह इसको हम बचा के रहेंगे, पाकिस्तान का हक भी लेके रहेंगे दुनिया से, और तो आप दोस्तों की खिदमत भी करते रहेंगे। आप हमारे साथ खड़े रहें, बाकी इनके साथ मैं खड़ा रहूँगा। जिए भुट्टो। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी घोटकी में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने चेयरमैन PTI को सिर्फ इसलिए नहीं हटाया कि हम सिर्फ हुकूमत हमें चाहिए थी। उन्होंने भी कहा कि मैं देख रहा था कि इनसे हुकूमत नहीं चल रही थी। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ मज़ीद भी बातें की। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिटिक्स जो है आवाम की पॉलिटिक्स है, और हम हमेशा गरीबों की नौकरी को समझते हैं कि यही खिदमत करनी है और यही हमारी जन्नत भी है।
उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे खिलाफ जो भी इलेक्शन लड़ रही हैं जमातें, हम उनको वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमने प्रेसिडेंट की पावर कम की है तो इसके पीछे भी हमारी एक सोच है, एक विजन है। अगर अब किसी डिक्टेटर को आना है तो मार्शल लॉ लगाना होगा और ये इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में मुमकिन नहीं है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि अफ़गान भाई अपने घर जाएं, लेकिन उन्होंने इस तशवीश का इजहार भी किया कि वहाँ है क्या अफ़गानिस्तान में, तो ये भी हमें देखना होगा कि वो किस लिए वापस जाएं। इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी ने यह कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और अब वेलकम करते हैं कि जो भी हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी जमातें, उनको हम वेलकम करेंगे। नून लीग और MQM का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली पर इत्तफाक कर लिया गया है। लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद MQM और नून लीग रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साद रफीक ने कहा कि 1.5 साल कबल MQM से सियासी इत्तेहाद हुआ, तब ही आज वाला इत्तेहाद तय पा गया था। आज मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। जब हम इकट्ठे हो रहे थे आज से 1.5 साल पहले, तभी हमारे माबैन ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि हम अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंतखाबी अमल में इकट्ठे जाएंगे। अभी जैसे कि बशीर मेमन साहब ने कहा है, बाकी सियासी जमातें जो हैं, अभी चूँकि सिंध स्पेसिफिक बात हो रही है, उनसे भी हमारे रवाबित हैं, बात होगी और इंशाल्लाह चंद दिन में आपको, जैसे उन्होंने कहा, अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की एक लंबी हिस्ट्री है। MQM की और उनकी भी रिलेशनशिप की एक हिस्ट्री है। हमारे समाजी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हम बिल्कुल भी अपने समाजी और सियासी ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा नहीं करेंगे। यही वजह है कि हमारे पास दोस्त जो पीपल्स पार्टी के हैं, उनकी जानिब से कुछ फायरवर्क्स वगैरह होते रहते हैं। हम कोशिश करते हैं उसका जवाब ना दिया जाए। फारूक सत्तार कहते हैं कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं। कौमी मईशत की बात हो या कौमी सियासत की, कराची का किरदार अहम है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, लोगों के मसाइल के हल के लिए होगा। कराची दूध देने वाली गाय है तो इसे चारा भी तो खिलाएं। मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तफाक हुआ है और एक चार्टर तैयार करने पर, और अगर हम एक चार्टर तैयार कर लेते हैं तो फिर एक कौमी इत्तफाक राय के लिए बाकी हम ख्याल जमाते हैं और जो हम ख्याल नहीं हैं उन्हें भी समझाना है कि वक्त के तकाजे को समझो, जो हालात का जबर है वो क्या कह रहा है, हमारी सियासी, अखलाकी, इंसानी, आइनी, कौमी जिम्मेदारी क्या है, हम उसको समझें और हम एक मुश्तरका कौमी जो है इत्तफाक राय इख्तियार करें, ताकि आने वाली जो हुकूमत है और जो अपोजिशन है, उन दोनों के लिए आगे के रास्ते आसान हो जाए। MQM आज अपनी तमाम तर रोलर कोस्टर ड्राइव से होती हुई, राइड से होती हुई आज एक बहुत मुनज़्ज़म मुत्तहिद ऑर्गेनाइजेशन है। हम ग्राउंड पे मौजूद हैं। हम 2013 की पोजीशन पे इंशाअल्लाह ताला अपने मैंडेट पे वापस जाएंगे। 2013 में कराची में 20 सीटों में से 17 सीटें MQM ने जीती थी। हम उस पोजीशन पे वापस जाएंगे और पाकिस्तान को चलाने बनाने के लिए जो भी इक़दामात हैं PMLN के, मियाँ साहब के, हमने ये तय किया है कि हम आपस में मिलकर पाकिस्तान के लोगों को इस मसाइल के दलदल से निकालने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे, मुश्तरका कोशिशें करेंगे। चेयरमैन PTI का कहना है कि नवाज शरीफ हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर खेलते हैं। वकील गौहर अली ने चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद ये गुफ्तगू की है। इस बार नवाज शरीफ की कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को खेलने ही ना दिया जाए, वकील गौहर अली ने बताया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट समेत मुतल्लिक़ा इदारों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं। चेयरमैन PTI ने नैब तरामीम के सिलसिले में खुद पेश होने का कहा है। चेयरमैन PTI ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर इलेक्शन मुतनाज़ हो जाएंगे।
वो जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में वो नेब तरामीम रिलेटेड है। वो खान साहब ने जून 2022 में एक पिटीशन फाइल कर दी थी और जो नेब तरामीम हुई थी उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया, चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आया था उसके मुताबिक अपील भी उसमें लाई करता है, तो अपील गवर्नमेंट ने फाइल की है। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे सुप्रीम कोर्ट ने जब उस मैटर को सुना तो खान साहब को भी उसका नोटिस चला गया। उस नोटिस की कापी आज हमारी जो खान साहब से मीटिंग हो रही थी अडियाला जेल में, तो कापी जेलर जो है वो कापी लेके आया, 4 वॉल्यूम लेके आए और सुप्रीम कोर्ट का लेटर भी लेके आए। कापी उन्होंने सर्व करवाई जिसमें ये लिखा हुआ था कि आप रिप्रेजेंटेशन चाहेंगे बिफोर द सुप्रीम कोर्ट या नहीं। आल्दो अपीलों में तो आप वकील के थ्रू भी जा सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं, जिस पे खान साहब ने ये नोट लिख लिया है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे मैं खुद पेश हूँगा एज ए रिस्पॉन्डेंट इन पर्सन, और इसके लिए जो अरेंजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने करनी है तो वो कर लें, नेक्स्ट डेट पे मैं खुद दूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला नेब तरामीम की केस में खान साहब खुद अपनी रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे। तो ये वीडियो लिंक के ज़रिए क्या इस बात की जा रही है कि उनको वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ पेश होंगे, तो क्या इस तरह भी मुमकिन है? अगर सुप्रीम कोर्ट और ख़ासकर मौजूदा चीफ जस्टिस साहब यूजुअली कहते हैं कि आप खुद पेश हो जाए, तो मुझे यकीन है सुप्रीम कोर्ट अरेंजमेंट करवाएगी और जब आप हेयरिंग करेंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला खान साहब की पेशी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शोएब शाहीन कहते हैं कि इंतखाबात के लिए टिकट्स की तकसीम का मरहला जल्द शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान भर से अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना था कि इलेक्शन शेड्यूल ऐलान से कबल ही टिकट्स का अमल मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान भर से हमारे पास उम्मीदवारों की बड़ी तादाद है। हमने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि पूरे पाकिस्तान से इंशाल्लाह हम अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कैंडिडेट्स की बड़ी तादाद मौजूद है और हम इसमें प्रोसेस में हम जल्दी शुरू कर देंगे और इलेक्शन से पहले, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से पहले इंशाल्लाह हम टिकटों के बारे में फाइनलाइज कर लेंगे। हमारी कमेटीज़ बैठी हुई हैं, हमारी कोर कमेटी काम कर रही है। इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि पीटीआई भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी और जो रास्तों में रुकावटें खड़े करने वाले लोग हैं उनको मायूसी होगी। आगे बढ़ते हैं। फवाद चौधरी का 1 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तफ्तीशी ऑफिसर ने फवाद चौधरी के मजीद 5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। मुलजिम के वकला ने फवाद चौधरी को मुकदमे से खारिज करने की इस्तदा की। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक फवाद चौधरी से 50 लाख रुपए की रकम बरामद करनी है। अरफा फिरोजकी ने हमें ज्वाइन किया है। अरफा बताइए तहरीरी हुक्मनामे में मजीद क्या क्या गया है? देखिए, ये फवाद चौधरी के खिलाफ एक फ्रॉड पर मबनी जो है उनके खिलाफ एक केस बनाया गया था। उन्होंने एक जो शख्स है इस्लामाबाद के रिहायशी है थाना पारा में, उसने मुकदमा दर्ज किया और 50 लाख जो है वो फवाद चौधरी ने उनसे लिए। तो उस पर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर फवाद चौधरी को आज जिले कचहरी में जो वो पेश किया गया था और जो प्रोसिक्यूटर थे अदनान अली, उन्होंने मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी और उन्होंने कहा था कि फवाद चौधरी जो है वो पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रहे, शामिल तफ्तीश जो है वो इस तरह नहीं हो रहे जिस तरह उन्हें होना चाहिए और उनसे पिस्तौल बरामद करनी है। उनसे जो गार्ड्स थे उनके जो धमकियां देते थे उस शख्स को, वो उनके हवाले से शनाख्त परेड करानी है और फिर साथ में जो फवाद चौधरी ने 50 लाख लिए हैं उस शख्स से, सरकारी कनिंदा से, वो उनसे वसूल करने। तो इस हवाले से फवाद चौधरी बिल्कुल जो वो ताउन नहीं कर रहे। जब दूसरी जानिब जो वकील सफाई थे उन्होंने कहा कि ये एक सियासी नौयत का केस है और फवाद चौधरी के खिलाफ ना तो सबूत है, ना ही गवाह सामने है और ना ही शिकायत कनिंदा जो वो इस टाइम कमरा अदालत में मौजूद है। तो ये साफ जो वो डिस्चार्ज का केस है। तो इस पर महफूज फैसला कर लिया था। यासिर महमूद जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मजीद उसमें जो तौसीक कर दिया, पुलिस के हवाले कर दिया है और उसमें जो तहरीर हुक्मनामा था उसमें तहरीर किया गया है कि तफ्तीशी अफसर की जानिब से फवाद चौधरी का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी और ये भी कहा गया था कि फवाद चौधरी से 50 लाख रुपए की रकम जो है वो बरामद हमने करनी है। तो इस दौरान तफ्तीश में पेशरफ्त ना हुई तो मुलजिम का जो है मजीद जिस्मानी रिमांड फराहम ना कि नहीं किया जाएगा। अदालत ने ये जो है वो फैसले में अपने लिखा है और अब 8 नवंबर को दोबारा अदालत पेश करने का जो हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया अरफा फिरोजकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद कहती हैं कि इंज़मामुल हक का प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुक था जिसका वो एतराफ़ भी कर चुके हैं, लेकिन पीसीबी को लाइल्म रखा। इंज़माम को बुलाया जाएगा, चार्जशीट किया जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए आलिया रशीद का कहना था कि पीसीबी ने मामले पर प्रोफेशनली एक्शन लिया। फैक्ट फाइंडिंग बनाते ही इंज़माम मुस्ताफ़ी हो गए। अगर इंज़माम और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का एजेंट एक ही है तो यह मफादात का टकराव है। देखा जा रहा है कि ये कहां तक नामुनासिब बात है। इंज़मामुल हक ने खुद ऑन एयर ये बात कही कि उनका इस कंपनी से ताल्लुक है जिससे खिलाड़ी भी मुंसलिक हैं।
यहाँ पे जिम्मेदारी डेफिनेटली मैं समझती हूँ इंजमामुल हक साहब की थी कि अगर ऐसी कोई चीज थी उनको बताना चाहिए था। देखिए पॉइंट ये है कि ये मीडिया की एक स्टोरी थी, मीडिया ने उठाई है, इसका क्रेडिट भी मीडिया को दीजिए कि उन्होंने स्टोरी निकाली और उसमें उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, जिसमें याजू कंपनी जो है वो इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है, जिसमें मोहम्मद रिजवान भी पार्टनर हैं, इंजमामुल हक के और तलहा जिनका साया कंपनी है जो कि एजेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और उनके पास हमारे कम से कम कोई 30-32 प्लेयर्स उनके साथ रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रोफेशनली फौरी तौर पे एक्शन लिया। फौरी तौर पे एक्शन क्या लिया? उन्होंने उनको नहीं हटाया, उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जो कि अभी भी काम कर रही है, रोज उसकी मीटिंग्स चल रही हैं और उसके अंदर लीगल डिपार्टमेंट शामिल है, उसके अंदर बहुत सारे दीगर डिपार्टमेंट्स हैं जो इन चीजों को देख रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है उसको चेक करना कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आ रहा है उसको कहाँ तक हम रोक सकते हैं, कहाँ तक ये नामुनासिब बात है कि इंजी को, जबकि उनका एक प्लेयर और प्लेयर्स का एजेंट और उनका एजेंट अगर एक है तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है डेफिनेटली। उनको तो चेयरमैन ने बुलाया कि भाई आप आइए, बात कीजिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने जो ही सुना कि जी ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उन्होंने 2 मिनट के अंदर जो है हमें मैसेज कर दिए कि जी मैं रिजाइन कर रहा हूँ। तो अभी रिजाइन जो है वो अप्रूव नहीं किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। उसकी वजह ये है कि पहले ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सारे रिजल्ट लेके आएगी सामने। कैटेगोरिकली इंजी ने कहा है कि जी साया ग्रुप से मेरा भी ताल्लुक है, वो जिस तरह प्लेयर्स को मैनेज करते हैं उसी तरह तलहा यानी साया ग्रुप मुझे भी मैनेज करता है, ये उन्होंने ऑन एयर कहा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो याजू कंपनी है इसके तो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने हैं सबके, जो बाकी पोशीदा चीजें हैं उनको निकालने की कोशिश हो रही है, उन पे काम हो रहा है। इंजी को बुलाया भी जाएगा, उनको चार्जशीट भी की जाएगी। और जहाँ तक रिजवान की बात है, देखिए उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है, प्लेयर तो कहीं भी सारी उम्र प्लेयर जो है वो अपने बुढ़ापे के लिए इन्वेस्ट करते हैं, काम कर जो वो कमाते हैं उनका पीरियड बड़ा कम होता है, आपको पता है। प्लेयर्स की एज जो है वो 35, 36, 38 से ज्यादा होती नहीं है, तो वो सारे पैसे जो वो कमाते हैं वो अपने आगे की जिंदगी के लिए मुख्तलिफ जगहों पे, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, कोई बिजनेसेस में करता है, तो ये उनका तो कोई कसूर नहीं है, वो किसी तरह भी उन पे सवाल नहीं आ सकता। सवाल इंजी पे भी नहीं था अगर हम उनको चीफ सिलेक्टर ना बनाते। गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और आज भी इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइली अफवाज ने ताज़ा कार्रवाई में गजा के नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर फजाई हमला किया है। अल-कुद्स और कमाल उद्वान अस्पतालों के नजदीक भी फजा से बम गिराए गए। इसराइली फौज की जारियत में मुताद्दिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो गए। रफा पर हमले में 14 फलस्तीनी शहीद हुए। अशाती कैंप में 2 घरों पर बम गिराए गए। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में इसराइली फौज की बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से ऊपर चली गई है। मरने वालों में 4,000 से ज्यादा बच्चे और 2600 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। मगरबी किनारे में भी इसराइल ने फजाई हमले और कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। तुलकरम में एक घर पर ड्रोन से हमला किया गया। कार सवार फलस्तीनियों पर इंतहाई नजदीक से फायरिंग की गई। 24 घंटों में मगरबी किनारे में 10 फलस्तीनियों को कत्ल किया जा चुका है। गजा में लाइव कवरेज के दौरान इसराइली मिसाइल कतरी टीवी के ब्यूरो चीफ और रिपोर्टर्स के नजदीक गिरा। सहाफी बाल बाल बच गए। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा पट्टी पर कब्जे का इरादा जाहिर कर दिया है। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गजा पट्टी की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सलामती की मजबूरी जिम्मेदारी संभालेगा। यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी नहीं होगी। उधर गजा के जनूबी और शिमाली इलाकों को दरमियान से तकसीम करने के बाद इसराइली फौज ने मजीद इलाकों पर कब्जे का दावा किया है। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़पें जारी हैं। हमास ने लबनान से इसराइली शहर हीफा पर 16 रॉकेट से हमला और गजा के शिमाल में इसराइली फौज के 5 टैंक तबाह करने का दावा किया है। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि इसराइली फजाइया मशरिक़ वस्ता में किसी भी मकाम पर बमबारी कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का एक और इजलास बेनतीजा खत्म हो गया है। इसकी तफसील कुछ यूं है कि गजा पर जंग से मुतल्लिक़ करारदाद मंजूर ना हो सकी। 2 घंटे के बाद बंद कमरा इजलास में भी इख्तलाफात खत्म ना हो सके। अमरीका इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फे का मुतालिबा कर रहा है, जबकि काउंसिल के दीगर अरकान इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालिबा कर रहे हैं ताकि गजा में जरूरी इमदाद की फराहमी यकीनी और मजीद हलाकतों को रोका जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी नुमाइंदे ने अमरीका को सीज़ फायर मुआहदे में रुकावट करार दिया है।
और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इंतहाई अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है। हर रोज सैकड़ों बच्चे बच्चियां मारे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। सिर्फ 4 हफ्तों में इतने सहाफ़ी मारे गए जितने 3 दिहाइयों के किसी तनाज़े में नहीं मरे। इतने ज्यादा अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कारकुन किसी और तनाज़े में नहीं मारे गए। गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए सिर्फ रफा क्रॉसिंग का रास्ता काफी नहीं। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा में दीगर इमदाद के साथ ईंधन की फराहमी भी की जाए। गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।